नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है। आप लोग जानते हैं पिछले 3-4 वर्षों से पूरी निरंतरता के साथ यहाँ पर चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ये चीज़ें पुनः इसलिए आज दोहरा रहे हैं क्योंकि मुझे शिकायत है आप लोगों से, क्योंकि पूरी निरंतरता के साथ आप लोग क्लासेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, तो मैं कैसे क्लासेस को फॉलो करूँ। ध्यान रखिएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं, आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना है। अगर हो सके तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। क्लासेस की नोटिफिकेशन इन दोनों जगहों पर प्रॉपर वे में आपको सुबह सुबह मिल जाती है। ठीक है, तब जाके आपको मतलब एक प्रकार से रिमाइंडर है ये कि आपको क्लास को अटेंड करना है, हर हाल में करना है। ये शेड्यूल में अपना फिक्स कीजिए कि प्रत्येक दिन 30 मिनट हमें करेंट अफेयर्स के सेक्शन पे देना है। आपको बता दूं, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। इस तरह का संग्रह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम 17 मई 2025 से संबंधित बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं को देखेंगे और संबंधित सारी जानकारी को विस्तृत तौर पर आपके समक्ष रखने वाले हैं, ताकि आगामी एग्जाम में यहां से भरपूर हेल्प आपको हो। अच्छा, इसका पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को दिया जाता है। वो पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को डाउनलोड करना है। देखिए, यहाँ पर यही वो कोर्स है जिसके माध्यम से आप हमारे तमाम पीडीएफ फाइल डेली, मंथली, ईयरली बेसिस पर, इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है उसका पीडीएफ, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल नोट्स हम देते हैं करंट अफेयर्स के, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जो महत्वपूर्ण खबरें होती है। जैसे अभी हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम, राष्ट्रीय खेल आदि आयोजित हुआ, इन सभी का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया गया है। तो ये सभी पीडीएफ इसमें आपको मिलते हैं। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये नॉमिनल सा चार्ज पे है। जो लोग पहली बार जुड़ेंगे, ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा न्यू, वहां पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। सबसे पहले उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था कि केंद्र सरकार की हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के नदी डॉल्फिन की संख्या देश भर के कुल डॉल्फिन का कितना प्रतिशत है। देखिए, इस रिपोर्ट को लेकर विस्तृत तौर पर जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था कुल डॉल्फिन का बिहार की संख्या अगर हम देखें तो इसका 35% है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी। इस तरह के रिपोर्ट से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पर अब आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे चैनल आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जो कि हमारे कंटेंट को हूबहू ऐसे ही उठा के छाप के पढ़ा रहे हैं। ये सारे प्रश्न जो आपकी नज़र से गुजरता है, आप लोग जो देखते हैं, जो पीडीएफ आदि में क्लासेज में, वो सभी खुद से तैयार होता है हमारे द्वारा। और ये सभी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे चैनल पर आपको दिखेंगे और वो लोग क्या करते हैं, हूबहू प्रश्न को छाप देते हैं। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई सारे डेटा ऐसा होता है वो अपडेट ही नहीं करते हैं। तो ओरिजिनल जगह से पढ़िए, ऑथेंटिक जगह से पढ़िए। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसका प्रूफ आप लोग खुद देते हैं व्हाट्सएप पे। हालांकि इसको लेकर 2-3 चैनल को एक्सपोज भी मैंने किया था, आप लोगों को मालूम होगा, जो बड़े बड़े हैं कोचिंग संस्थान आदि। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रश्न पे हम आते हैं पुनः से। 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। देखिए, इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा सुशील मोदी। सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ था पिछले साल 13 मई 2024 को कैंसर की वजह से। अब यहाँ पर ये जो नाम आप देख रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, बिहार में लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे, यानी कि उन्होंने सेवा दी। बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। ये तमाम चीजें जहां पर मतलब इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में अराइज हो सकते हैं, आइए उन सभी को एक एक करके देखते हैं। सुशील कुमार मोदी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि पिछले साल 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। देखिए, सुशील कुमार मोदी के निधन तक बिहार में भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा वो थे। मतलब सुशील कुमार मोदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर वर्ष 13 मई को उनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने उनके पहले पुण्यतिथि पर पटना अवस्थित रानी पार्क का उद्घाटन व नामांकन सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क के रूप में किया है। एक पार्क का नामांकन इनके नाम पर किया गया है, इनके सम्मान में किया गया है। तो ये चीजें फिलहाल इनसे संबंधित है, जो ध्यान रखेंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा,
पहले इस वाले पॉइंट को देखते हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता थे और बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा था। देखिए, एक प्रश्न इस तरह से कि नहीं मतलब बिहार से संबंधित राजनेता के बारे में पूछा गया था कि जीवन के अंतिम दिनों तक वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी से संबंधित थे। आई थिंक शायद जयप्रकाश नारायण से संबंधित इसी प्रकार का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। उसी तरह से रिलेट करेंगे, सुशील कुमार मोदी अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। यहाँ पर अगला पॉइंट एक और है कि अनुग्रह नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर के बाद 2005 से लेकर 2013 तक लंबे समय तक वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, अनुग्रह नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को अभी रिसेंटली 2024 में भारत रत्न मिला है और क्रम की दृष्टिकोण से देखें तो ये 49वां भारत रत्न है। हालांकि इसको लेकर जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब तक 53 महान हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो यहाँ पर पॉइंट ये था, अनुग्रह नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर के बाद वे 2005 से 13 तक लंबे समय तक बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे थे। अच्छा, मृत्यु के समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद थे। एक्चुअली यही मैं आपको बोल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 में सुशील कुमार मोदी को राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। ध्यान रखना है कि ये आखिर है क्या, मतलब ये इसको मतलब जो अध्यक्ष बनाया गया था इनको, मतलब ये किस लिए बनाया गया था। यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा कि अर्थात वे जीएसटी को समझने के लिए उस वक्त ऐसे देशों की यात्रा किए थे जहाँ पर जीएसटी लागू थी। कब? 2012-13 में इन्हें बनाया गया था राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष, ताकि वे उन देशों की यात्रा करें जहाँ पर जीएसटी लागू है और उसे समझे, वहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर भारत आए। और इसी का परिणाम है कि भारत में जीएसटी लागू हुआ 2017 में। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है, मतलब यहां से लगेगा कि हम प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। यहां पर वो सभी का जिक्र जो बेसिक से पॉइंट है। हालांकि जीएसटी को लेकर कई बार तो हम चर्चा करते रहते हैं डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में, लेकिन जो बेसिक से पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आपको याद हर हाल में रखना चाहिए, जैसे कि जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना, यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि यह एक इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अच्छा, भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू हुआ था, मतलब लाया गया था। एक्चुअली लागू जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था आधिकारिक तौर पर। एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसे अब वीवीआई पॉइंट में रखेंगे मेरे ख्याल से, कि भारत में जीएसटी को अपनाने का जो विचार है ये पहली बार वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, तो जीएसटी को लेकर ये बेसिक से जो पॉइंट है वो आप लोग हर हाल में ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा, एक कॉमन प्रश्न ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपको कि जीएसटी किस प्रकार के टैक्स का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार में हालिया आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं। अच्छा, खेलो इंडिया गेम्स की बात करें, ये 7वां संस्करण है, बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ है। हालांकि इसके तहत 3 खेल प्रतियोगिता दिल्ली में भी आयोजित हुआ है। और आपको बता दूं कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण को लेकर एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर हमने आपको दिया है। और हमने वहां पर अगर बात करें बिहार के संदर्भ में, तो बिहार 36 पदक अपने नाम किया है और पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा है। फिलहाल यहाँ पर उसी में से एक प्रश्न आपके बीच आया है कि 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के धावकों ने कुल कितना पदक अपने नाम किया है। ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि 4 पदक अभी अपने नाम किया है। इन 4 पदकों में से यहाँ पर ध्यान देना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के धावकों द्वारा कुल 4 पदक जीता गया, जिसमें कि 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज यानी कि 1 कांस्य पदक है। इसमें यहाँ पर वो जानकारी दी गई है जो आपको ध्यान रखना है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि विजय कुमार ने 1500 मीटर दौड़ में आपको ध्यान रखना कांस्य पदक जीता, पीयूष राज ने 400 मीटर दौड़ में मतलब इतना सेकंड में पूरा करते हुए रजत पदक जीता, और प्रिंस कुमार भी ये दौड़ में मतलब कि 100 मीटर के दौड़ में ये 10.64 सेकंड में पूरा करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जबकि तीसरा रजत पदक जो बिहार को मिला है वो 400 मीटर रिले दौड़ में बिहार को प्राप्त हुआ है। तो बात करें यहाँ पर धावकों की, तो कुल मिला के 3 सिल्वर, इन 3 रजत और
1 कांस्य पदक बिहार को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, वही बेसिक सी जानकारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर है, जिन बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया। इनमें बेगूसराय, भागलपुर, नालंदा, गया और साथ ही साथ पटना इसमें शामिल है। हालांकि 3 खेल प्रतियोगिता जो कि ये अभी हाल ही में दिल्ली में इसका आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि 4 से लेकर के 15 मई तक ये आयोजित हुआ है। और इसका शुभंकर है गज सिंह, जो कि आप यहाँ पर इसके शुभंकर को देख रहे हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का लोगो है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपसे लोगों से भी संबंधित एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न कि लोगों में क्या क्या चीज़ों को दर्शाया गया है। ठीक है, ये तमाम बातें ध्यान रखें। और एक्चुअली जो वीडियो हमने इसको लेकर प्रोवाइड किया है, आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने उसका लिंक सेंड किया है, साथ ही साथ यूट्यूब नेबल की एप्लीकेशन पे जो फ्री वीडियोज वाला सेक्शन है वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ 142 अरब डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है? ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा समझौता है, 142 अरब डॉलर का। अब ये किस देश के साथ अभी हाल ही में हुआ है? राइट आंसर होगा सऊदी अरबिया, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में सऊदी अरब के 4 दिवसीय यात्रा पर थे और इस दौरान अमेरिका ने 13 मई 2025 को रियाद में, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है, यहाँ पर 142 अरब डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मुझे लग रहा है, ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता है। अच्छा, दोनों देशों के मध्य यह समझौता रक्षा, ऊर्जा, खनन आदि क्षेत्रों में सहयोग को लेकर किया गया है। दरअसल इस समझौते की मूल बिंदु की बात करें, मूल पॉइंट की बात करें, तो इसके तहत अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को रडार सिस्टम, एडवांस हथियार, विमान और मिसाइलें आदि प्रदान किए जाएंगे। ये चीजें यहाँ पर समझना है। अच्छा, ये तो बात रही डायरेक्ट इस प्रश्न से संबंधित। चूंकि यहाँ पर रक्षा की हम बात कर रहे हैं, रक्षा बजट की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर जो आपके बीच रखा है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट आई थी, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये 895 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर है रक्षा बजट के मामले में। यहाँ पर आई थिंक वो चीजें हमने शायद नहीं लिखा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका 895 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं रक्षा बजट की, और वहीं पर दूसरे मतलब पॉइंट में अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो 74.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इस मामले में 6ठे स्थान पर है सऊदी अरब। ये ध्यान रखें। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बात करें तो भारत सैन्य खर्च के मामले में पूरी दुनिया में इस वक्त 5वें स्थान पर है। तो ये तमाम चीजें बात हम जो कर रहे हैं इस पॉइंट में, ये सैन्य खर्च को लेकर यानी कि रक्षा बजट को लेकर एक्चुअली में हमने यहाँ पर बात किया है। आइए सिप्री की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, हालांकि हमने ये चीजें आपको ऑलरेडी बतला दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो कि आपको यहाँ पर हर हाल में याद रखना है। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चाइना, रशिया, जर्मनी और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देश हैं। ये देश कौन कौन से ध्यान रखेगा? अमेरिका, चाइना, रशिया, जर्मनी और भारत। टॉप 5 जो सैन्य खर्च करने वाले देश हैं वो ये 5 हैं। देखिए, 2024 में भारत का सैन्य खर्च 86.1 बिलियन डॉलर था, जो 2023 की तुलना में 1.6% की वृद्धि को दर्शाता है। ये 2024 को लेकर ये डेटा आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो शीर्ष 5 देशों की हमने बात किया है, कि केवल ये शीर्ष 5 देश ही मिलकर कुल वैश्विक हथियार खर्च का 40% हिस्सा कवर कर, 40 नहीं बल्कि 60% हिस्सा पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जो रक्षा बजट को लेकर या फिर वैश्विक खर्च को लेकर इसमें देखें हम, तो ये कवर करता है। रक्षा बजट का वैश्विक जो खर्च है एक्चुअली उसकी हम बात कर रहे हैं, तो 60% ये केवल 5 देश ही कवर करता है। अच्छा, इस रिपोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो सैन्य खर्च है इसको लेकर कहा गया कि पाकिस्तान से लगभग ये 9 गुना अधिक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, पाकिस्तान का सैन्य खर्च अगर हम बात करें तो इस मामले में ये 29वें स्थान पर है, जो कि 2024 में हथियारों पर करीब 10.2 बिलियन डॉलर इन्होंने खर्च किया था। ये ध्यान रखिए। लेकिन 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च देखें, अगर हम पूरे दुनिया की बात करें यहाँ पर 2024 में इस रिपोर्ट के आधार पर, तो वैश्विक खर्च व्यय देखें 9.4% बढ़कर 2.718 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है।
तो सिपरी की रिपोर्ट के संदर्भ में ये कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, ये चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। 4 से 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है। आई होप ये चीज़ें क्लियर आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये तमाम PDF आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर वे में ये PDF मिल जाएगी। इसका मंथली PDF भी आता है, वो भी आप लोगों को मिलता है, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए एक जानकारी और मैं आप लोगों को दे दूं। देखिए करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए किसी ने आप में से ही डिमांड किया था कि सर करंट अफेयर्स का मंथली टेस्ट भी प्रोवाइड कीजिए। तो करंट अफेयर्स का मंथली टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा चुका है। आप एप्लीकेशन पर देखेंगे, वहाँ पर एक सेक्शन आपको दिखेगा डेली करंट अफेयर्स टेस्ट, वहीं पर वो आपको मिलेगा और वो बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब डेली के अतिरिक्त जो मंथली करंट अफेयर्स जो हमारा तैयार होता है पूरा का पूरा पूरे महीने का 2025 का सारा वहाँ पर अपडेट हो गया, निःशुल्क वहाँ पर जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हजारों लोगों के बीच वहाँ पर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत में पहली बार दुनिया की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जाएगा। बताएं कि यह कितने नैनोमीटर का होगा। अच्छा, ये चीज़ें हम अभी इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि इसको लेकर एक इसका यूनिट का उद्घाटन हुआ है, वो चीज़ें अभी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया कि ये कितने nm का होगा, कितने नैनोमीटर का होगा। एक्चुअली ये यहाँ पर प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो ये 3 नैनोमीटर 3 nm होगा। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में बता दें कि भारत में पहली बार दुनिया की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप जो कि 3 नैनोमीटर का होगा, ये निर्माण 2 केंद्रों अर्थात नोएडा और बेंगलुरु में किया जाएगा। दरअसल हाल ही में इन दोनों केंद्रों का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये समझिएगा कि भारत में इस आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप का जो डिजाइन है, इसका जो सेंटर है एक्चुअली में इसकी शुरुआत जापानी कंपनी रेनांसा के सहयोग से किया गया है। इसी के सहयोग से यह पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि अब तक की बात करें तो भारत मौजूदा समय में 7 और 5 nm का चिप का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये पहली बार होगा जो 3 mm का चिप का निर्माण होगा, जो कि इस क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसको लेकर यहाँ पर नोएडा और बेंगलुरु में खास करके इसका एक केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है और इसमें सहयोगी के तौर पर मतलब कौन है तो जापानी कंपनी रेनांसा, इसके सहयोग से भारत में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए आते हैं 5वां प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए वर्ष 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्मूलन यानी कि मतलब उस रोग को समाप्त करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। और मैं आपको कई बार बतला चुका हूं, कोई भी लक्ष्य है किसी भी क्षेत्र से संबंधित वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं किस रोग की, तो एक्चुअली राइट आंसर होगा टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य है 2025 के अंत तक। आइए इसको लेकर समझते हैं। देखिए भारत राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इस वर्ष के अंत तक भारत को टीबी रोग से मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जानकारी और मैं आपको देने वाला हूँ। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2025 को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रगति की समीक्षा के लिए जो कार्यक्रम एक्चुअली संचालित हो रहा है, इसमें जो प्रगति हुई है उसकी समीक्षा के लिए अभी एक उच्च स्तरीय बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की। जो बैठक आयोजित हुई उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और अध्यक्षता करते हुए टीबी यानी कि क्षय रोग को समाप्त करने के लिए रणनीतियों को बढ़ाने का आह्वान किया, वह निर्देश दिया। यानी कि यहाँ पर कहने का सेंस यह है जो रणनीति चली आ रही है मतलब इसको समाप्त करने के या फिर इसके उन्मूलन को लेकर के उसमें बढ़ोतरी करने को लेकर या फिर जो कार्य हो रहा है उसे बेहतर तरीके से संचालित करने की दिशा में दिशा निर्देश अभी ये बैठक में दिया गया। आपको ध्यान रखना ये सभी चीजें ये लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जो 2025 तक के अंत तक ये लक्ष्य को हासिल करना मतलब इसको हासिल करना एक लक्ष्य है, इसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें अभी हाल ही में ये खबरों में आई है, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, टीबी को लेकर हमने कई जानकारी आपको दिया है। एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, आइए उसको लेकर यहाँ पर हम जानकारी देखते हैं। ये रिपोर्ट की हम बात करें, रिपोर्ट है क्या वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 जो कि WHO द्वारा आया था। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें एग्जाम पर्पज से निकल कर आती हैं। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट जो जारी हुआ WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत ने 2015 से 2023 तक क्षय रोग यानी कि टीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय 17.7% की गिरावट हासिल की है। यानी कि इसमें हमें गिरावट यानी कि सुधार देखने को मिलता है लगभग 18%। तकरीबन यहाँ जो डेटा आपको ध्यान रखना है ये एग्जैक्ट 17.7%। अच्छा, अगला पॉइंट है कि 2015 से 2023 के बीच यानी कि इसी अवधि में 1 लाख की जनसंख्या पर टीबी की रोगियों की संख्या 237 से घटकर 195 होने की पुष्टि करता है और यह आंकड़ा जो है ये वैश्विक स्तर से दोगुना है।
इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। जो एक्चुअली यहाँ पर प्रतिशतता की बात हुई है उसी को यहाँ पर डेटा में कन्वर्ट करते हुए लिखा गया है कि रोगियों की जो संख्या है 237 से घटकर 195 हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा वैश्विक स्तर से दोगुना जरूर है। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि साथ ही टीबी से होने वाली मृत्यु दर में 21% की कमी दर्ज की गई है। यहाँ पर एक्चुअली जो इस वाले पॉइंट में हम बात कर रहे थे ये टीबी का मामला जो पाया जाता है उसको लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अगर मृत्यु की बात करें तो टीबी से होने वाली मृत्यु में इसी अवधि में 2015 से 23 तक आपको ध्यान रखना है 21% की कमी दर्ज हुई, जो कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर जो 28 मौत होते थे टीबी से ये घटकर 22 हो गई है। ये ध्यान रखिए। अच्छा एक जानकारी और, अच्छा ये चीज़ें इसी रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन एक जानकारी ये भी है कि विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि तपेदिक दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये तमाम बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। बीपीएससी का ये वो कोर्स है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, करंट अफेयर्स के टेस्ट, महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है, जिसके माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आप संचालित कर सकते हैं। लेकिन इसी कोर्स में अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इस कोर्स को परचेज कीजिए, वहीं पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज एकदम चल रही है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अच्छा जो टेस्ट आपका छूट चुका है आपको घबराना नहीं है, उसको भी आप मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पिछला आपका छूट चुका है वो टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा और सभी का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्रत्येक टेस्ट में आपको 2 पीडीएफ मिलेगा। चलिए अब यहां पर हम आते हैं अगले छठे प्रश्न पे। यहां पर यह प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहाँ पर ये कोर्स की जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, जो लोग पहली बार इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे ध्यान रखिएगा कूपन कोड अप्लाई करना है वेलकम, जहां पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर यह प्रश्न है कि किस तिथि को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 23 सितंबर को, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। देखिए यह दिन जो है मतलब इस दिन का जो चुनाव किया गया है, यह दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। दरअसल इन्हीं के सम्मान में ये दिवस का मतलब इस दिन का चयन किया गया है। अच्छा यहाँ पर अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ये जो हमने जानकारी आपको दिया पूछा जा सकता है आपको कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो धन्वंतरी को कहा जाता है। अच्छा कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि आयुर्वेद की बात करें अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि आयुर्वेद जो है ये एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो कि ऋग्वेद का उपवेद इन्हें माना जाता है, जो कि लगभग 5000 साल पहले से भी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, इसे ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। जैसे कि वेदों की जो संख्या है ये 4 है, उसी प्रकार से जो वेद का जो उपवेद है, जो वेदों को समझने के लिए एक्चुअली इसका निर्माण हुआ था या फिर ये लिखा गया था, उसकी संख्या भी 4 है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, वो चीजें अभी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो आयुर्वेद की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये जो शब्द है आयु और वेद से मिलकर बना है। आयु यानी कि जीवन, वेद यानी कि ज्ञान से ये शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। ये यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी इस दिन का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि आयुर्वेद का जो जनक कहे जाते हैं धन्वंतरी, इनके सम्मान में इनकी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को ये मनाने की घोषणा की गई है। अच्छा जो एक्चुअली हम वेद और उपवेद की बात कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वेद और उपवेद की संख्या 4 है। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा इसमें एक चीज समझिएगा, ऋग्वेद से लेकर सामवेद तक यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के अंतर्गत रखा गया है और अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अच्छा इन चारों वेदों का एक एक उपवेद भी है, आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और वहीं पर यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और साथ सामवेद का है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सभी चारों वेदों का 4 उपवेद हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में
केरल स्थित जल विरासत संग्रहालय जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत की तरफ से कौन सा जल विरासत संग्रहालय बन गया है। प्रश्न को एक बार पुनः से पढ़िए। प्रश्न क्या है कि हाल ही में केरल स्थित जल विरासत संग्रहालय जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत की तरफ से कौन सा जल विरासत संग्रहालय बन गया है। तो ये तीसरा बना है, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, कोझिकोड एक जगह है केरल में, तो यहां पर कोझिकोड केरल में जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र द्वारा संचालित जल विरासत संग्रहालय को हाल ही में जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। और यह संग्रहालय देश का ऐसा तीसरा संस्थान है जिसे इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। ये एक्चुअली ध्यान रखें, ये तीसरा संस्थान है जो इसमें शामिल हुआ है। हालांकि अन्य दो में क्रमशः ये पुणे और पुणे महाराष्ट्र का जो जगह यहाँ का एक खास करके शामिल है, और साथ साथ दूसरा उदयपुर राजस्थान का जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो सूची है खास करके जल विरासत संग्रहालयों की उसमें शामिल है। ठीक है। अच्छा, एक जानकारी इसी संदर्भ में हम आपको यहाँ पर दे दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 5 जनवरी 2023 को ध्यान से ये चीजों को देखेगा। ये तो यहाँ पर एक अलग जानकारी प्रश्न से संबंधित था जो हमने आपको दिया है, लेकिन उसी प्रकार की जानकारी ये भारत के संदर्भ में है। मतलब भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि भारत द्वारा जो खास करके ये सूची जारी किया गया था वहां से हमने लिया है। बस ये है कि भारत स्तर पे है और ये वैश्विक स्तर पे है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी खबरों में है तो ये वाला भी पूछा जा सकता है, भले ही 2023 का है लेकिन है इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, 5 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित जल पर पहले अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने देश में 75 स्थलों को जल विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। ये ध्यान रखिए, कब? तो 5 जनवरी 2023 को। कुल मिलाकर ये देश के 75 स्थलों को जल विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया गया था। और इन 75 स्थलों की सूची में बिहार का 2 स्थल भी शामिल है, और इन 2 स्थलों में शेरशाह सूरी तालाब जो एक प्रकार का कृत्रिम झील की कैटेगरी में से रखा गया है, जो बिहार के रोहतास में है, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और फिर इसमें दूसरा है अगम कुआं, जो कुआं कैटेगरी में पटना में है, और आई थिंक आप लोग यहाँ पर विजिट भी किए होंगे। तो खास करके भारत के संदर्भ में ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, एक और जानकारी यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है कि मौजूदा समय में, ये अतिरिक्त पॉइंट है कि मौजूदा समय में भारत में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर स्थल है। जो भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूची में अभी रिसेंटली 43वां स्थल शामिल हुआ है, आइए उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में बिहार के स्थलों की। देखिए, इस सूची में जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की सूची में जो बिहार के 2 स्थल शामिल है, इनमें पहला जो है ये बोध गया का, या फिर बोध गया में जो महाबोधि मंदिर परिसर है 2002 में इसमें शामिल हुआ था। और वहीं पर दूसरा स्थल है नालंदा महाविहार, जो 2016 में इसमें शामिल हुआ था। दोनों को क्रमशः आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछे कि बिहार में यूनेस्को खास करके जो विरासत नहीं बल्कि धरोहर स्थल जो है उसकी संख्या कितनी है, तो बिहार में इसकी संख्या 2 है। महाबोधि खास करके जो मंदिर परिसर है और साथ साथ नालंदा महाविहार, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त जो एक्चुअली 43 हम स्थलों की बात कर रहे थे जो पूरे भारत की, वो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 से 21 तक का सूची आपके बीच रखा है, उसके बाद यहाँ पर आप वो पूरा 43 तक की सूची को देख सकते हैं। 2024 में पिछले साल इसमें अहोम राजवंश का मोइदाम शामिल हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, मोइदाम होता है कि हजारों सालों से दफन वो स्थल, ठीक है, मतलब इस तरह से हम इसे परिभाषित करते हैं। ध्यान रखिए, ये 2024 में शामिल हुआ था। अच्छा, इससे पहले 2023 को लेकर भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का शामिल हुआ था, और होयसल के मंदिर समूह जो पवित्र मंदिर समूह है कर्नाटक का, ये इसमें 2023 में दोनों स्थल शामिल हुआ था। अच्छा, भारत के अतिरिक्त बिहार की अगर हम बात करें तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी हमने आपको बताया था, 23वां और 33वां। देखिए, 23वां आपको दिख रहा है बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में इसमें शामिल हुआ, और 33वां में यहाँ पर आपको दिख रहा है नालंदा महाविहार 2016 में इसमें शामिल हुआ। आई होप ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखने में बहुत आसानी होगी। मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित हुआ है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक जानकारी इसी तरह का मैं भी आपको बताऊंगा, पहले इसका आंसर मैं बता दूं। इसका राइट आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश।
इसी तरह की एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक 69वीं या फिर 68वीं बीपीएससी एग्जाम में, 68वीं होगा शायद, 68वीं या 69 या फिर मतलब इस तरह के कोई एग्जाम में पूछा गया था, मैं कंफर्म यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये पूछा गया था कि सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है, तो एक्चुअली उस समय उसका राइट आंसर था पश्चिम बंगाल। और उसी प्रकार का ये प्रश्न है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश का ये शहर है इंदौर। ये आप यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब आते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वित्त वर्ष 24-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाले राज्यों में शीर्ष पर रहा है। जीएसटी संग्रह के मामले में नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष यानी कि पूरे साल की हम बात कर रहे हैं, वित्त वर्ष 24-25 की बात कर रहे हैं, तो इसमें महाराष्ट्र अव्वल रहा है। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक चौंकाने वाला जानकारी यहां पर मैं आपको दे दूं, टॉप 10 में बिहार का नाम नहीं है। देखिए, यहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन आपके बीच है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को भारत की कर प्रणाली को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए राजकोषीय सुधार के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव के रूप में पेश किया गया था। मूल बात यहां पर यह है कि जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जो कर प्रणाली है उसे बेहतर तरीके से संचालित करने की दिशा में। अच्छा, जीएसटी को लेकर जानकारी अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको दे चुके हैं, लेकिन यहां पर जो अभी कलेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट आया है वित्त मंत्रालय की, उसे देखते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में आपको ध्यान रखना है 3,18,497 करोड़ रुपए के प्रभावशाली जीएसटी संग्रह के साथ महाराष्ट्र जो है ये पिछले साल की तरह इस बार भी इस जीएसटी संग्रह में या फिर जीएसटी राजस्व संग्रह में पहले स्थान पर रहा या फिर सर्वाधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य बना है। कितना यहाँ पर डेटा है, मतलब कितना मतलब करोड़ संग्रह किया गया है, तो 3,18,497 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल भी ये टॉप पर था। इस साल भी मतलब वित्त वर्ष 24-25 को लेकर जो डेटा आया है उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। अच्छा, उसके बाद यानी कि महाराष्ट्र के बाद इस सूची में क्रमशः कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश है। टॉप 10 में ये सभी राज्य इसमें शामिल है। आपको ये ध्यान रखना है कि वित्त वर्ष 24-25 में जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाले शीर्ष 10 राज्यों में बिहार शामिल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार इसमें शामिल नहीं है। बड़े राज्यों में बिहार को शामिल होना था, लेकिन इस मामले में बिहार इसमें शामिल नहीं है टॉप 10 में। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीएसटी को लेकर ये तमाम जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दे रहे थे, ये तमाम चीज़ों को एक बार पुनः से रिवाइज कर लीजिएगा। आते हैं 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि चाइना में हालिया आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए, यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि यहाँ पर भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है डी, मतलब 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर भारत ने अपने नाम किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारत ने कुल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अच्छा, यह प्रतियोगिता चाइना के संघाई में आयोजित किया गया था। यहाँ पर ओवरऑल भारत ने पदक जीता 7, जिसमें 2 स्वर्ण है, कुल पदक 7 जीता है, 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। कुल 7 पदक यहाँ पर जीता है। अच्छा, यहाँ पर पदकों को लेकर वो जानकारी दी गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलता हूँ अगले प्रश्न पे। ठीक है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस खास करके खिलाड़ी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है, किस कैटेगरी में, वो चीजें यहाँ पर हमने बखूबी वो 7 पदकों को लेकर दर्शा दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि हालिया लॉन्च की गई पुस्तक नाम क्या है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर। ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रीता राममूर्ति गुप्ता। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इस तरह के बहुत पुस्तकें लिखी जाती है और बहुत सारे को लेकर एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलता है। विभिन्न एग्जाम में अलग अलग पुस्तकों को लेकर जो उसके लेखक हैं, पुस्तक का नाम है, वो चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको लेकर बाकायदा हमने कई बार जानकारी आपको दिया है और मैं आपको देते रहता हूँ कि ये सारी
सारी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी दिशा में हमने भी एक पुस्तक लॉन्च किया था, ये करंट अफेयर्स का स्पेशल ई बुक है जो आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। जो भी बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार एसएसए, बिहार एसआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी सहित वो सभी एग्जाम जहां पर करंट अफेयर्स के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक संस्करण आपको भरपूर हेल्प करेगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस प्रकार से चीजें हमने आपको दिया है वैसा संग्रह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपको ये एप्लीकेशन पे मिलेगा। इसको और बेहतर बनाने की दिशा में इसमें हमने प्रैक्टिस सेट भी डाला है। इसमें आपको देखिए, ये बिहार स्पेशल का नोट्स है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरें मिलेगा, ताकि एक प्रकार से मतलब तीनों खबरों का टेस्ट मिलेगा, ताकि एक प्रकार से पूरा का पूरा आपका जो तैयारी का आकलन है वो अच्छे तरीके से हो। साथ ही साथ इसमें 5 आपको जो है ये बिहार जीके का भी टेस्ट मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी और भी इसमें 4 चांद लग जाएगा। चलिए, अच्छा, ये कुछ 2024 की प्रमुख पुस्तकें हैं जो लिखी गई है बिहार को लेकर। ये 2 पुस्तक का नाम भूलिएगा मत। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, लेखक अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभवी चौधरी। दूसरी पुस्तक कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीशे कुमार है। इसके लेखक हैं धर्मेंद्र चंद्रवंशी, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं पुस्तक के कवर पेज को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की उस महिला का नाम क्या है जिसने हाल ही में बलूचिस्तान प्रांत में पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनकर इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत अभी हाल ही में बहुत ज्यादा खबरों में है, इसलिए कि बलूचिस्तान स्वतंत्र प्रांत के रूप में घोषित होना चाहता है, और ये चीजें आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि कशिश चौधरी। तो यहाँ पर आज का ये 12 प्रश्न जो महत्वपूर्ण था वो आपके बीच हमने रखा है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का जो प्रश्न है उसको लेकर ऑलरेडी हम विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दे चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपको ये बता दूं, यही वो करंट अफेयर्स का कोर्स है जो आप लोगों को हर हाल में ज्वाइन करना है। हजारों लोग ऑलरेडी इसको ज्वाइन किए हुए हैं और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से संचालित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई शिकायत हो, कुछ भी शिकायत हो, आप हमसे डायरेक्ट बोलेंगे कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है इस कोर्स में। देखिए, करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। निश्चित तौर पर हम इसमें आपको दक्ष बनाएंगे। अगर बीपीएससी एग्जाम में, आगामी जो बीपीएससी एग्जाम है वहां पर 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे, तो मैं आपसे 100% दावा करता हूं कि 34 प्रश्न, कम से कम 34, उससे नीचे नहीं जाएगा। उतना आप 100% सही हल करके आएंगे। जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं, चीजों को पढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत उपयोगी होने वाले आपके लिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअली हम बात कर रहे थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के वो वीडियो को लेकर, जो भी हमने अभी रिसेंटली आपको दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न, क्योंकि बिहार की मेजबानी में ये पहली बार आयोजित हुआ है, तो एक प्रश्न मुझे लगता है किसी भी मतलब रूप में वो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। वेलकम कूपन कोड है, अप्लाई कीजिएगा महज 299 में। इसमें आपको तमाम जो मटेरियल है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स के तमाम स्टडी मटेरियल, यानी करंट अफेयर्स का पैकेज भी इसमें इंक्लूडेड है, वो चीजें इसी में आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त हालिया लॉन्च है जो टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। अलग से आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये कोर्स की विशेषताएं हैं। आप लोग जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ जानकारी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दी गई है 8228947923। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा, और इसी प्रकार से हम चीज़ें आपके बीच डिलीवर करते रहेंगे। निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास मुझे लगता है सफल होगा, अगर आप लोग सफल होंगे तो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।